मायावती जी एक ऐसी लीडर हैं जिसमें पोटेंशियल है कि वो देश की प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा अगर किसी की पॉसिबिलिटी है तो वो आज भी इन हालात में भी उनकी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे कई एक्सपर्ट आरएसएस ने तैयार किए हैं ताकि वो बाबा साहब की लेगेसी को हाईजैक कर सके। आज जो ये 400 पार की बात हो रही है इन चोरी की मशीनों द्वारा सिर्फ संविधान बदलने के लिए तो हो रही है, और संविधान न बदला जाए उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? ये चोरी की मशीनों की जो वोट चुराती है उसके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? आज हम अकेले रह गए ना। कहाँ गई पॉलिटिकल पार्टीज के? राहुल गांधी जी के चारों तरफ आरएसएस के एजेंट जो कि अपनी जाति से भी नजर आ जाएंगे, वो चारों तरफ से घेराबंदी करके बैठे हैं। तो शंभू जी को सपोर्ट करने की वजह सबसे बड़ी यही होनी चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअल लेवल से भी अम्बेडकरवादी है, वो समझ भी रखते हैं अम्बेडकरवाद की, और वो सड़क पे रह के लड़ना भी जानते हैं। देखिए रवीश कुमार जी को मैं आरएसएस का एजेंट मानता हूँ। वो हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं। जैसे मोदी जी मेरी 56 इंच की छाती है नाप लीजिए जाके, वैसा ही आडंबर रवीश कुमार जी का है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सियासी गलियारों में गर्माहट लगातार बनी हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने वकील महमूद प्राचा। सर, इस गलियारों में जो गर्माहट है और इस बीच जो है आकाश आनंद का ट्रेंड करना, उन्हें पदमुक्त कर देना, और बातें ये कही जा रही है कि सिर्फ एक भाषण जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाजपा गुंडों की सरकार है, कंपेयर कर दिया बुलडोजर की सरकार को, इस बात के लिए उन्हें हटा दिया गया, या क्या कुछ उसके पीछे की रीजन है वो जरा बताइए। देखिए हर एक पार्टी में अपनी अपनी कार्यशैली होती है, उसमें इंटरफेयर करना बाहर के लोगों के लिए उचित नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि मुझे हैरानी जरूर हुई, पर हो सकता है इसमें कोई स्ट्रैटेजी हो। और जब देश में ऐसे हालात चल रहे हों, जब ईडी का, सीबीआई का, दूसरी एजेंसीज का एज हिटमैन प्रयोग हो रहा हो, मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा एज गैंगस्टर्स प्रयोग हो रहा हो, तो किस फैसले को किस नज़र से देखा जाए, ये एक बहुत ही सोच समझ के जवाब देने वाला विषय होता है। इसलिए जब तक इसकी तह तक ना जाया जाए मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। बातें ये चल रही है क्योंकि आप राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं और खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं तो समझते जरूर होंगे। कही ये जा रही है कि आखिर मायावती किस बात के लिए इतना डरी हुई हैं कि एक बयान जो आकाश आनंद युवाओं के बीच में उभर कर आ रहे थे, एक बयान के कारण उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया गया। नहीं, पॉलिटिकल करियर तो देखिए खत्म होना इतना कोई एक इवेंट से तय करना बहुत ही मतलब सही बात नहीं होगी। और किस हालात में क्यों ये फैसला लिया गया, ये क्योंकि एक बड़ी पार्टी है और वो मायावती जी एक ऐसी लीडर हैं जिसमें पोटेंशियल है कि वो देश की प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज़्यादा अगर किसी की पॉसिबिलिटी है तो वो आज भी इन हालात में भी उनकी है। लेकिन क्या हालात हैं जिसकी वजह से जो पॉलिसीज बहुजन समाज पार्टी की नज़र आती हैं, उसके बारे में जब तक कोई अंदर की बात ना जानता हो वो टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और ना वो टिप्पणी कर पाएगा। जो भी टिप्पणी होगी वो अंदाज़ा ही होगा। अंदाजे लगाना इस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहूँगा। लगातार बयानबाजियों का भी सिलसिला जारी है और इसमें संजय सिंह कह रहे हैं कि कमल के जो है हाथी के सूंड में कमल का फूल, ये बसपा का नया लोगो है, नया चुनाव चिन्ह है। बसपा जो है बीजेपी बन चुकी है, बहुजन अगर वोट करते हैं बसपा को तो बीजेपी के खाते में जाएगा, वोट बर्बाद होगा। मैं यही कहूँगा कि ये बातें आज का परिप्रेक्ष्य सोच के जो की जा रही हैं वो उचित नहीं है। हमें 4 जून के बाद की भी सोच के चलनी चाहिए। संजय सिंह जी सीनियर नेता हैं, वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अरुण जेटली जी का जब केस हुआ था उनके ऊपर तो मैंने ही उनको बचाया था उस केस में, वरना अरुण जेटली जी भी इन सब लोगों को सजा ही करा देते। मेरे ही क्रॉस एग्जामिनेशन से ये सब लोग बचे थे, अरुण जेटली जी, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा समझदार लोग थे वो आरएसएस में भी और बीजेपी में भी। तो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करके मैंने ये संजय सिंह जी को और दूसरे लोगों को बचाया। एक नी जर्क रिएक्शन करना किसी भी चीज़ पे उचित नहीं होता है। 4 जून के बाद भी लोग यहीं होंगे, 4 जून के बाद भी समीकरण होंगे, 4 जून के बाद हो सकता है आप लोगों को कहीं ना कहीं सभी लोगों की ज़रूरत पड़े, तो वो सोच समझ के कोई भी बयान देने चाहिए। राजनीति और जो देश की सेवा है, हालांकि एक ही चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल उन दोनों में दरार आ गई है, दोनों में फ़र्क आ गया है।
देश की सेवा अलग बन गई है और राजनीति अलग बन गई है। इस तरीके से सोच समझ के 4 जून के बाद, चुनाव के बाद की रणनीति भी सोच समझ के कोई भी बात बोलनी चाहिए, किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी लीडर के बारे में। एक तरफ जहां कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार शोषितों, दलितों, बहुजनों की हक की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है उन्हीं के कांग्रेस के शासित प्रदेश में रोहित वेमुला के केस को, उनके केस में उन्हीं को विलन बना दिया जाता है और ये साबित कर दिया जाता है कि वो दलित थे ही नहीं और फाइल बंद की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार अब दलित संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं? मैं इसमें सीधी सीधी बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के अंदर भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी आरएसएस के लोग अंदर तक घुसे हुए हैं जो गलत फैसले कराते हैं। रोहित वेमुला का जिस अधिकारी ने ये चार्जशीट फाइल की, उसको अभी तक अरेस्ट करके जेल में डाला जाना चाहिए था। जब तक ये नहीं होता तो तब तक मुझे तो कम से कम शक ही रहेगा कि राहुल गांधी जी जो जिस तरह की बात अब अम्बेडकरवाद की कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग, जो खासतौर पे वो लोग जो आरएसएस से संबंधित हैं, वो उनकी बात को पूरा होने देंगे। मुझे इस बात का पूरा शक है। और उसका एक दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है सैम पिट्रोडा साहब का। सैम पिट्रोडा साहब ओबीसी समाज से आते हैं। जो ब्राह्मण लॉबी है कांग्रेस के अंदर, ब्राह्मण लॉबी में भी वो लॉबी जो आरएसएस से संबंधित लॉबी है, वो उनके भी पीछे पड़े हुए हैं। उनका भी इस्तीफा दिना के ही माने, वैसे नहीं छोड़ रहे थे उन्हें। अडानी अंबानी का जो इल्ज़ाम मोदी जी ने लगाया, वो भी कांग्रेस के अंदर जो वही लोग हैं जो आरएसएस के एजेंट हैं, जिनका संबंध अडानी अंबानी से आज से नहीं पुराना रहा है, उन्हीं लोगों ने राहुल जी पे वो मोदी जी से इल्ज़ाम लगवाया कि अब आप अडानी अंबानी का नाम ही नहीं लेते। क्यों लगवाया? क्योंकि इन्हीं लोगों ने अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लीडर्स का नाम लेना कम कर दिया था। राहुल गांधी जी ने कम नहीं किया था, बाकी सब लोगों ने कम किया था, क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के एजेंट, उन लोगों ने रुकवाया। तो रोहित वेमुला को इतना बड़ा धोखा करना उसके साथ मरने के बाद भी, कि उसके सर्टिफिकेट को ही झूठा ठहराना, कितना बड़ा अपराध है। क्या इसकी सजा दिलवाई अभी तक कांग्रेस ने? नहीं दिलवा पाएंगे। राहुल गांधी जी चाह के भी नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ आरएसएस के एजेंट हैं। 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल अभी के सामने है। तीसरा बड़ा एग्जाम्पल, बातें वो कर रहे हैं अब, और वो ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस को सत्ता में लाने की ताकत रखती हैं, क्योंकि अब वो अम्बेडकरवाद की बातें कर रहे हैं। अब वो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने की फॉर्मूला है। लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति को राहुल जी के चारों तरफ में नहीं देखता जिसने एक्चुअली इस चीज़ के लिए सड़क पे लाठी खाई हो, डंडे खाए हो। को जो बोर्ड रूम्स होते हैं उसके अंदर लेक्चर देने वाले सारे लोग हैं, और ये लेक्चर देने वाले तो आरएसएस और बीजेपी में भी बहुत सारे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे कई एक्सपर्ट आरएसएस ने तैयार किए हैं, ताकि वो बाबा साहब की लेगेसी को हाईजैक कर सकें। उसी तरीके से ये जो सिर्फ लेक्चर देते हैं ना, सड़क पे लाठी डंडे नहीं खाते पुलिस के, वो अम्बेडकरवादी सच्चे नहीं है। वो अम्बेडकरवादी होने की जो स्पेस है ना, जो अब लोगों की समझ में आ रही है, उसको हाईजैक करने के लिए आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स हैं। सच्चा अम्बेडकरवादी वही है जो सड़क पे आके डंडा खाने को तैयार है, पुलिस का जेल जाने को तैयार नहीं, बेकरार है। ये टेस्ट है। ऐसा एक भी व्यक्ति मैं राहुल जी के चारों तरफ नहीं देखता। जैसे कि चुनाव चल रहा है और चुनाव में तमाम मुद्दों के साथ एक मुद्दे ये है कि संविधान बचाने की ये लड़ाई है। वोट करके आते हैं नेता और कहते हैं कि मैंने संविधान बचाने के लिए वोट किया, और अब की बात जो है ये चुनाव ही संविधान बचाने के लिए। आप भी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या सच में ऐसा कुछ ऐसी कोई बात है? हमने तो संविधान पे खतरा सबसे पहले भांप लिया था ना, तभी तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वजह यही थी। हम तो 2015 से ये देख रहे हैं ना, 2018 में इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन के सामने संविधान जलाया था आरएसएस और बीजेपी के सहयोगी संगठनों ने। किसी और ने ध्यान दिया? हमने ही ध्यान देके उस पर अभी तक अब जाके केस में उसके गति आई है, और हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के खिलाफ भी ऑर्डर्स कराए। तो ये खतरा तो हमने सबसे पहले भांप लिया था। आज जो ये 400 पार की बात हो रही है इन चोरी की मशीनों द्वारा, सिर्फ संविधान बदलने के लिए तो हो रही है। और संविधान ना बदला जाए उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? ये चोरी की मशीनों की, जो वोट चुराती है,
उसके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? आज हम अकेले रह गए ना, जनता पूरे देश की और हम अकेले रह गए। कहाँ गई पॉलिटिकल पार्टीज? कहाँ गई वो लोग जो कि जब ईवीएम का मुद्दा उठ रहा था तो सब लोगों ने आपके फोटो खिंचवाई? अब असली लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं ना। लेकिन यही अम्बेडकरवाद जो सड़कों पे चल रहा है ना, यही जीतेगा। तो राहुल गांधी जी को भी जब तक सैम पिट्रोडा साहब जैसे जो ओबीसी लीडर हैं उनके अंदर से आएगी ये बात। उन्होंने बड़े से बड़ी मुसीबतें झेली हैं, उन्होंने एफआईआर झेली है, तब भी वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से रुके नहीं। उन जैसे लोगों को अपने सलाहकार नहीं रखेंगे, उन लोगों को रखेंगे जो सिर्फ किताबी बातें करते हैं, जो अडानी अंबानी के डायरेक्ट सबूत हैं उनके मिले होने के, जो मंत्री रहते हुए अडानी अंबानी के दोस्त नहीं उनके पार्टनर्स रहे। ऐसे लोग राहुल गांधी जी के चारों तरफ हैं आज भी। इसीलिए ये जो इतनी ज़बरदस्त पैराडाइम शिफ्ट करा के भी कांग्रेस पार्टी उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। अम्बेडकरवाद को अपना मुद्दा बना के, अपना एम ऑब्जेक्ट बना के भी कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा फ़ायदा नहीं उठा पा रही। राहुल गांधी जी के 4-4.5 हज़ार किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही। खड़गे जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही। तो उसकी सोल वजह एक ही है कि राहुल गांधी जी के चारों तरफ आरएसएस के एजेंट, जो कि अपनी जाति से भी नजर आ जाएंगे, वो चारों तरफ से घेराबंदी करके बैठे हैं। वो इनको अपना असली रूप जो है ना, इनको बड़े लीडर में फ्लार ही नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत कर ली अब तक उतनी और किसी लीडर ने रिसेंट हिस्ट्री में की नहीं। सियासी जंग में नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह जो हैं वो उतर चुके हैं मैदान में और वो लगातार जनता से समर्थन आर्थिक मदद की भी मांग कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप रीज़न बताइए कि उनके, क्योंकि आप उन्हें बेहद करीब से जानते हैं, क्यों उन्हें जनता समर्थन करे, उन्हें आर्थिक सहयोग क्यों किया जाए? देखिए, वो सड़क पे रह के, मैं तो यही कह रहा हूँ, सड़क पे रह के उन्होंने लाठी खाई। सिर्फ एसी कमरों में बैठ के लेक्चर्स नहीं दिए, सिर्फ भाषण नहीं दिए, किताबें नहीं लिखी। उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श हैं, खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आदर्श सिर्फ कागज कलम पे लिखे नहीं है, कागजों पे लिखे नहीं है, संविधान में लिखे नहीं है, महाड़ आंदोलन में सड़क पे रह के लाठी गोली खा के उन पे अमल भी किया है। पानी उठाने के लिए लाठी गोलियां खाई हैं बाबा साहब ने। ये उनका जो ये उनका जो कैरेक्टर है ना, ये वाला एस्पेक्ट कैरेक्टर का वो कोई बताता नहीं है। मनुस्मृति जलाने के लिए उन्होंने सड़क पे आंदोलन किए हैं, उनके सड़क के आंदोलन किसी ने बताए नहीं है। तो मैं सच्चा अम्बेडकरवादी उसे ही मानता हूँ जो बाबा साहब जितनी समझ भी रखे और बाबा साहब जितना जिगर भी रखे सड़क पे लाठी गोली खाने का, जो दमनकारी हैं उनकी। तो शंभू जी को सपोर्ट करने की वजह सबसे बड़ी यही होनी चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअल लेवल से भी अम्बेडकरवादी हैं, वो समझ भी रखते हैं अम्बेडकरवाद की, और वो सड़क पे रह के लड़ना भी जानते हैं। ये उनकी जो डुअल क्वालिटीज़ है ना, उसकी वजह से मैं उनको उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। एक सवाल है कि रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में समझाया, बीएसपी पे ही वो कह रहे हैं कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नियां सामने आकर लड़ रही हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन बसपा में डर दिखाई दे रहा है। एक बयान दिया उन्हें और आकाश आनंद को पदमुक्त कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अच्छे से समझा रहे इस बात को। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, रवीश कुमार जी को मैं आरएसएस का एजेंट मानता हूँ। वो हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी तो जातियों के लिए भी लड़ते हैं काफी। उन्होंने लगातार उनकी रिपोर्ट अगर देखें तो जातियों के लिए भी लड़ा है उन्होंने। मैंने ऐसी उनकी रिपोर्ट देखी नहीं है कोई भी। अगर वो इतना ही, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लेते वो? शंभू जी का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते वो? तो आप इसलिए नाराज हैं उनसे? नहीं, मैं उन्हें इंटरव्यू दूंगा नहीं ना। क्यों? वो इस लायक नहीं समझता पहले तो। मैं आपको इंटरव्यू क्यों देता हूँ? आपकी टीम में 2-3 लोग हैं। जब वो एनडीटीवी में था उनकी टीम में 200 लोग थे। आज भी उनकी एक बड़ी भारी टीम है, उसके बाद वो ये परफॉर्मेंस कर पाते हैं, और वो हर अपनी बात में हिंदू मुसलमान करते हैं। इसलिए मैं इंटरव्यू ने एक ही शर्त पे दूंगा, जैसे बाकी जो है ना ये क्रिमिनल मीडिया वाले, वो मेरी शर्त कोई पूरी करता नहीं, इसलिए मैं इंटरव्यू देता नहीं। लाइव और 50% टाइम
जिसकी अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो आ जाए, या तो मैं बेनकाब होऊंगा या वो होंगे। मैं रवीश कुमार जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, वो आरएसएस के डायरेक्ट एजेंट हैं। अगर वो इसको नकारना चाहते हैं तो मेरा इंटरव्यू ले ले। मैं एक बड़े वकील पे भी ये इल्ज़ाम लगाता हूँ, वो सारे केस हारते हैं। देखने के लिए तो अभी अभी रामदेव जी है ना, रामदेव जी, वो कितने बड़े योगाचार्य बन रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वो तो ठगी कर रहे थे, छल कपट कर रहे थे। वैसे ही तो रवीश कुमार जी हैं, वैसे ही तो वो बड़े वकील हैं। कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं। देख लीजिए ना कौन सा केस जीते हैं वो आज तक। छल कपट करके एक ड्रामा, जैसे मोदी जी, मेरी 56 इंच की छाती है, नाप लीजिए जाके। आडंबर, वैसा ही आडंबर रवीश कुमार जी का है, वैसा ही आडंबर ये वकील साहब हैं। क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन से हैं, मैं फिर भी थोड़ा लिहाज करता हूँ उनका। तो ये सब लोग आरएसएस का काम कर रहे हैं। G23 किसने बनवाई थी? तो राहुल जी को भी ये समझना चाहिए, बड़े लीडर्स को ये समझना चाहिए, सपा को जो अखिलेश यादव जी हैं उनको ये समझना चाहिए कि आजम खान साहब को जेल में रख के ही तो कोई राज्यसभा की सीट ले पाया। और आज जब सपा के कार्यकर्ताओं के डंडे पड़ रहे हैं वहाँ, मैंने संभल के लोकसभा के कैंडिडेट और एमएलए, सिटिंग एमएलए को भागते हुए देखा, पुलिस ऐसे खदेड़ रही थी जैसे जानवरों को खदेड़ती है। तो कहाँ है ये वकील साहब? वो बैठ के एसी कमरे में और पीछे अपनी एक महंगी सी जो उनकी आर्ट है, जो पता नहीं कितने करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदी होगी, उसका मुजाहिरा कर रहे हैं, जबकि उनके कार्यकर्ता डंडे खा रहे हैं। मैं तो ये नहीं देख सकता ना। मैंने रामपुर में चुनाव लड़ा था, अपने कार्यकर्ताओं के आगे खड़े रह के पुलिस को रोका था। तो मैं हूँ असली अम्बेडकरवादी, ये है छदम अम्बेडकरवादी, जो अम्बेडकरवादी नाम का जो एक वर्क प्रोडक्ट बन गया है हम लोगों की मेहनत की वजह से, उसको भुनाना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं। अगर ये सच्चे हैं तो आए, 11 तारीख को रवीश कुमार जी आए ना। इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है ईवीएम की, कवर की इन्होंने ईवीएम की लड़ाई एक दिन भी। इससे पता लगता है, क्योंकि ये है असली मुद्दा जिससे 400 पार रोका जाएगा। हिंदू मुसलमान करने से तो 400 पार कराने में और मदद ही मिलेगी। ईवीएम के ऊपर से मुद्दे को भटकाने के लिए आरएसएस कितने भी पैसे खर्च कर सकती है, बीजेपी कितने भी पैसे खर्च कर सकती है। कितने चैनल्स हैं जो दिखा रहे हैं, हमें मेन स्ट्रीम नहीं दिखाती, ये तो दिखाएं। नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये आरएसएस के एजेंट। तो तमाम सवाल पूछे हमने और सर ने बहुत बढ़िया से सभी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।